नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। जैविक खेती के नाम पे बहुत बड़ा बाज़ार इस समय पे खड़ा हो गया है। बहुत सारे उत्पाद ऐसे बाज़ार में आ गए हैं जिनको जैविक उत्पादों का नाम दिया गया है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। इसके बावजूद बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत ही ईमानदारी से जैविक किसानों के बीच में काम कर रही हैं, उसको बढ़ावा दे रही हैं और जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक उत्पाद हैं उनको लोगों के बीच में लेके आ रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है कुदरती खेती अभियान। कुदरती खेती अभियान जो हरियाणा में काम करता है, उन्होंने रोहतक में एक जनसंवाद आयोजित किया जिसको नाम दिया उन्होंने जैविक खेती जनसंवाद। इस जनसंवाद में बहुत सारे जैविक किसानों ने अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाई। इसके समापन समारोह में गुजरात से कपिल भाई शाह आए थे जिन्होंने अपना समापन वक्तव्य यहाँ पे दिया। तो आइए देखते हैं कि कपिल भाई शाह ने क्या कहा जैविक खेती को लेके, किस तरह की समस्याओं की बात की और किस तरह जैविक खेती से ज़्यादा उत्पाद लिया जा सकता है, ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती है, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। सबको नमस्कार। मेरे लिए और हम जैसे कई लोगों के लिए ऐसे कार्यक्रम कोई पूजा के स्थान के बराबर है, जहाँ समाज देवता की, प्रकृति देवता की, आरोग्य देवता की, जनता जनार्दन की सेवा की जाती है। हमारा फर्ज अदा किया जाता है निस्वार्थ भाव से। तो आज हम जहाँ आए हैं, गुजरात से करीब और 16 लोग भी आए हैं, उसमें 14-15 किसान हैं। 2 को छोड़ के सभी सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि करने वाले किसान हैं। ऊपर उनकी एक मीटिंग चल रही है, उसको छोड़ के मैं आया हूँ। जब भी बुलावा आया है, हम यहाँ आए हैं और अपने आप को इस परिवार का बहुत ही नज़दीक का हिस्सा, परिवार का हिस्सा समझते हैं। आज का कार्यक्रम अपने आप में एक बोध है। ये सिर्फ उच्च पैदावार कोट अनकोट की बात नहीं है, उससे आगे की बहुत बड़ी बात इसके पर्दे के पीछे है। ये संस्थाओं के लिए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, किसान संगठन और किसान नेताओं के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए, सरकारी अधिकारी और विभागों के लिए इसमें से बहुत बड़ा संदेश निकलता है। भाई साहब, आप लोगों को बात करना है तो बाहर जाके बात कीजिएगा प्लीज़। सॉरी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्या संदेश है? संस्थाओं के लिए संदेश है कि बिना सरकारी विदेशी प्रोजेक्ट की मदद भी एक बड़ी जड़ वाला काम किसान समुदाय कर सकता है। हम संस्था चलाते हैं, हमारी ये लिए बोध है। कोई पैसे की बाहरी ज़रूरत नहीं। दलिया खाएंगे, अपना दलिया खाएंगे, आधा भूखा भी रह सकते हैं, अपना लोकल डोनेशन इकट्ठा करेंगे, मगर कार्यक्रम इसी प्रकार से चलेगा। किसान संगठन और नेताओं के लिए क्या उसमें से संदेश है? हर चीज़ सरकार से नहीं मांगी जाती। मैं इस आंदोलन चल रहा है उसका विरोध नहीं कर रहा। स्वाश्रयी किसान क्या हो सकता है? इस देश में सही स्वतंत्रता किसान और गांवों के लिए कहां से आ सकती है? आत्मनिर्भरता क्या चीज़ है? ये सारा संदेश इस अभियान से निकलता है, जहां 12-15 साल के तप के बाद कई किसान ये कहने लग गए कि हमें कोई बाहरी मदद की, सरकारी मदद की, सरकारी सब्सिडी की, एमएसपी की गारंटी की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि एमएसपी की गारंटी नहीं होनी चाहिए, मगर बिना एमएसपी की गारंटी भी हम स्वाश्रय से काम कर सकते हैं। ये दूसरा संदेश किसान संगठनों के लिए यहाँ से मिल रहा है। यूनिवर्सिटी, यहाँ से कभी साथी कभी बैठे, अभी नहीं है शायद। मैं उन यूनिवर्सिटी की पैदाश हूँ, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 84 की बैच का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और यूनिवर्सिटी से हमने बहुत सीखा है। ये न कहे कि यूनिवर्सिटी निकम्मी है। मैं एक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते समझता हूँ कि इन यूनिवर्सिटियों का कितना बड़ा रोल है। सवाल ये आया है कि इन विज्ञान के ऊपर सत्ता और पैसा उसका जोर लग गया है
और फिर ये सही रूप में सही विज्ञान नहीं रहता। वो विज्ञान की दिशा सत्ताधारी पॉलिटिशियंस और उसके साथ मिला हुआ कॉरपोरेट सेक्टर विज्ञान की दिशा तय करता है। विज्ञान जनता के लिए नहीं, पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए उस विज्ञान के ऊपर जो गलत एक परत लग गई है उसको छोड़ दे तो विज्ञान अपने आप में बहुत शुद्ध रूप में काम का विषय है। हम वैज्ञानिकों का और वैज्ञानिक संगठनों का, संस्थानों का कोई विरोध न करें। हमने ये गलतियाँ गुजरात में भी की है और महसूस हुआ है कि हमने वो ठीक नहीं किया। वो हमारी सिस्टम का हिस्सा है और हम कैसे विज्ञान संस्थाओं को कॉरपोरेट घरानों से, उनकी फेलोशिप से, उनके अनुदान से और सत्ताधारियों के मुक्त करवा सके, वो जनता की ताकत का सवाल रहता है। तो ये PAU हो, HAU हो या गुजरात की यूनिवर्सिटी हो या ICAR हो या IARI हो, शुद्ध विज्ञान की अगर भक्ति करेंगे तो हम इसी रास्ते पे आएंगे। क्योंकि कोई शुद्ध विज्ञान प्रकृति में अकेला काम नहीं करता है। सिर्फ एंटोमोलॉजी का साइंस नहीं हो सकता, सिर्फ पैथोलॉजी का साइंस नहीं हो सकता, सिर्फ सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट का साइंस नहीं हो सकता। खेती में सारे साइंस एक साथ में काम करते हैं। उसमें मार्केट भी जोड़ना पड़ता है, अपना दिमाग और मेहनत भी जोड़नी पड़ती है विज्ञान के अलावा। ये सारा जब जुड़ता है तभी सभी रूप में, सही रूप में खेती होती है। विज्ञान ने हमने बांट दिया है। वो आप आरोग्य के क्षेत्र में भी देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी देख लीजिए, कृषि के क्षेत्र में भी देख लीजिए। बांटा हुए विज्ञान के दिन दुनिया भर में पूरे हो चुके हैं। इंटरडिसिप्लिनरी काम करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक फार्मर इसीलिए सफल होते हैं कि वो इंटरडिसिप्लिनरी काम करते हैं। उनको पता होता है कि सॉइल कार्बन और प्लांट हेल्थ के बीच में क्या संबंध है। सॉइल कार्बन सिर्फ सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, वो माता है, ज़मीन माता है, सॉइल कार्बन उसका दूध है और उसके ऊपर पौधा जो आता है वो कभी बीमार नहीं पड़ सकता है। वो रिलेशन ये विभिन्न किए हुए विज्ञान से पता नहीं चलता है। अब आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है, इन विज्ञान संस्थाओं में भी आ रहा है। गुजरात ने अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है। जो यूनिवर्सिटियाँ आज तक हंस रही थी हमारे ऊपर, आज उन्होंने महसूस कर दिया कि आज के विज्ञान की और समाज की दिशा क्या है। तो संभव होगा, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये दुनिया बदल चुकी है क्योंकि बदलने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि ये प्रकृति का विनाश करके अपने जीवन को कायम नहीं कर सकते, उसके साथ ही चलना पड़ेगा और उसकी शुरुआत होगी खेती से। ये तो सिर्फ हेल्थ का सवाल है। आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, तभी खेती मजबूती की बात आएगी। सांस्कृतिक क्षेत्र में देख लीजिए, सोशल सेक्टर में देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में हमने बताया, आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए। मूल जड़ है खेती बाड़ी इस देश के लिए, ऐसी खेती जो आने वाले पीढ़ी को सही सलामत भरोसे वाली एक अपना वारसा जिसको कहते हैं हम, अपना ज़मीन पानी की मजबूती बायोडाइवर्सिटी दे। यही देने लायक है चीज़, पैसे नहीं, कारें नहीं, और खेती करने का तजुर्बा भी दे। ये संभव हो पाएगा जब हम फूल कुमार को सुनते हैं, उनकी बात समझते हैं तब। तो ये मुझे इतना थोड़ा सा कहना है। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि इस अभियान ने किसी की कंठी नहीं बांधी। कंठी बांध लेते हैं ना, मैं पालेकर वाला, मैं सुभाष शर्मा वाला, मैं भास्कर सावे वाला, मैं राजीव दीक्षित वाला। हाँ, ये कभी भी मत कीजिए। हमारा ईश्वर जैविक खेती है। वो मस्जिद के रास्ते भी जा सकते हैं, मंदिर के रास्ते भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा के रास्ते भी जा सकते हैं, गिरजाघर के रास्ते से भी जा सकते हैं। अपना दिमाग आप खुला रख रहे हैं। हम हर जगह से प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे
किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अपना दिमाग खुला है, हर जगह से सीखेंगे। और यहाँ ये इन सारे लोगों का जिनका मैंने नाम दिया, उनके लिए मैं बहुत श्रद्धावान हूँ, रिस्पेक्ट रखता हूँ, उनसे मैं भी सीख रहा हूँ। मगर एक ही रास्ते से ईश्वर मिलेगा, पंचगव्य के रास्ते से या जीवामृत के रास्ते से, ऐसा मत मानिएगा। सभी रास्तों का मिलना किसान खुद तय करेगा, उसी से होगा। इस किताब की 12,500 प्रतियाँ छप चुकी है, बेची गई है। कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई कॉरपोरेट का इसके पीछे अनुदान नहीं है। कितनी बड़ी बात। शायद ये छोटी सी किताब हैंडबुक है, मैंने पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है। उसी से गाइड मिलता है, उसी से रास्ता खुलता है। इतनी छोटी सी किताब की इतनी बड़ी ताकत है। सारे हरियाणा, पंजाब, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला बेल्ट, इतना ही नहीं, सारा देश इसी रास्ते पे जा सकता है। हरियाणा, हमने कभी कभी IAS ऑफिसरों से ये सुना है कि लो हैंगिंग फ्रूट को पहले हार्वेस्ट कर ले, यानी ऐसे इलाकों को पसंद करे जहाँ वैसे भी केमिकल का उपयोग कम होता है। ट्राइबल इलाके हैं, सूखे इलाके हैं, दूर दराज के हिली एरिया है, वहाँ से ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट से शुरू करे, सिक्किम से शुरू करे, ठीक है करो, वहाँ से नहीं, पंजाब और हरियाणा से होना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा सबसे पहले गलतियाँ की गई, जहाँ सबसे ज़्यादा आज दुष्परिणाम महसूस हो रहे हैं, अगर वो रास्ते बदलेंगे, इंजन ये होना चाहिए पंजाब और हरियाणा, और आप उस इंजन में बैठ चुके हैं, गाड़ी शुरू कर दी है। अब सारे देशवासियों को सीखना है कि इस ट्रेन में बैठना है और भी स्टेशन पे खड़े रहना है केमिकल फार्मिंग वाली चीज़। आप ऐसे 45 लोग ये कर रहे हैं, सारा हरियाणा क्यों नहीं कर सकता, सारा देश क्यों नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटियों को बहुत सारा डी लर्निंग करना पड़ेगा। आज उनको ताज्जुब हो रहा है और यहाँ आके कहते हैं कि आपके आंकड़े गलत हैं। सही में हमें यूनिवर्सिटियों में सिखाया ही नहीं गया कि यूनिवर्सिटियों के आने से पहले देश का किसान इतनी बड़ी ऊंची पैदावार लेता था, जो आज वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये वास्तविकता है, हमें सिखाई नहीं गई। हमारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस कॉर्नेल और विस्कॉन्सिन अमेरिका से आया। यहाँ के किसानों ने प्रोफेसरशिप नहीं ली। वो अगर उन यूनिवर्सिटियों के जन्म से पहले, आज़ादी के पहले 10 साल अगर ऐसे किसानों ने यूनिवर्सिटियाँ खोल दी होती तो देश की हालत ये नहीं होती। मगर अपनी दिमाग में ये गोरेपन के पीछे का एक लगाव लग चुका है। आज भी हम जो गोरा करेगा वही करेंगे, वो मानसिकता में रट है। इसीलिए हमारी बिल्डिंग के डिज़ाइन, कॉलेज के बिल्डिंग के डिज़ाइन भी कॉर्नर और विस्कॉन्सिन से आए। मकान का आर्किटेक्चर सिलेबस हमारे वैज्ञानिकों को वहाँ पढ़ाया गया था। आज से 50 की साल के जितने भी वैज्ञानिक अमेरिका जाके पढ़े थे, तभी ये आज स्थिति आ चुकी है। तो इनको भी डी लर्निंग करना पड़ेगा। और सरकार ये मान ले, आप कितना भी पैसा इस्तेमाल कर लो, 17,000 80,000 करोड़ रुपये फर्टिलाइज़र की सब्सिडी देने में और जंतुनाशक, जीवनाशक जहरों के पीछे, पानी के डैमों के पीछे कर लो, बर्बादी ही आने वाली है। पानी तो बारिश का सीधा पकड़ना पड़ेगा, खाद तो अपने खेत से बनाना पड़ेगा, जंतुनाशकों के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं है। बीजों का तो यहाँ से ही रख रखाव हो जाए काफ़ी है। GM बीजों की, विदेशी बीजों की क्या ज़रूरत है। किस रास्ते पे आज भी जा रहे हैं हम। मगर ये नया प्रभात, नई शुरुआत इस देश में, दुनिया भर में हो चुकी है। फिर से इस मंदिर में आप सब पुजारी के समक्ष इतनी बात करने का अवसर मिला, इस यात्रा, इस यज्ञ कार्य में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और आप भी कभी गुजरात आइए। ये मत मानिए, कई बार ऑर्गेनिक किसानों को ये लग जाता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं गुरु हो चुका हूँ, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दूसरी बहुत गलती हम करेंगे। हर समय सीखना होता है, हर समय सीखना होता है, हर सीज़न, हर फसल। 10 साल से आप गेहूँ करो, 11वीं साल सीज़न में फिर से गेहूँ आपको और कुछ सिखाएगा। हमेशा सीखते रहे।
इतने संदेश के साथ आपके साथ एक विद्यार्थी भाव के साथ नमस्कार के साथ, और ये समापन नहीं है, इसका समापन नहीं हो सकता, ये आने वाली पीढ़ियों तक चलने वाली यात्रा है। धन्यवाद।